हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और आज आकर ले चुके हैं हम आपके लिए एक और नई क्लास। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 4 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कोर्स से हट चुका है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा जैव प्रक्रम। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें सही तरीके से समझ में आएंगी, इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। बोलो सरस्वती मैया की जय। और स्टार्ट करते हैं एसकेएस क्लासेस बांदीकुई। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लेसन नंबर है 6। ठीक है, तो लेसन का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को अंत तक देखना, आपको सब कुछ बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सजीव। सजीव क्या होता है? ठीक है, हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर बेसिक से हमें यही पता नहीं होगा, मान ले कभी किसी रिश्तेदार वगैरह ने हमसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जो बिल्कुल बेसिक सवाल है और वो हर बच्चे को आता है। ठीक है, और अगर हम उस सवाल का आंसर नहीं दे पाए तो 10th क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो पहली क्लास से और 10वीं क्लास तक जो 10 साल हमने पढ़ाई की, उसमें हमें कोई भी साइंस की छोटी सी चीज़ भी पता नहीं होगी तो फिर हमारा 10वीं क्लास तक पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 टॉपिक हैं वो बिल्कुल बेसिक डाले हैं जिन्हें हमें पता होना आवश्यक है। साइंस के बच्चे को वो पता होना आवश्यक है। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चैप्टर है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसे हम समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सजीव टॉपिक हमारा सजीव। सजीव क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। सजीव क्या होते हैं कि वे पदार्थ या वस्तु जो गति, श्वसन, वृद्धि आदि गुण पाए जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, सजीव क्या होते हैं? सजीव किन्हें कहेंगे, किन्हें हम सजीव कह सकते हैं और किन्हें नहीं कह सकते। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु हो या पदार्थ हो, कैसी हो, जिसमें गति पाई जाए, जो गति करती हो। ठीक है, श्वसन करती हो, वृद्धि करती हो, आदि गुण में से स्पष्ट रूप में से उसमें दिखाई दे, उसमें ये गुण विद्यमान होने चाहिए। या फिर हम देख के बता सकते हैं, अरे ये तो गति कर रही है, ये तो सजीव है। अरे ये तो वृद्धि कर रही है, ये तो सजीव है। अरे ये तो श्वसन भी कर रही है, ये तो सजीव है। ऐसे देख के ही हम पता लगा लें, ऐसे वस्तुओं को या पदार्थों को हम सजीव कहेंगे। वस्तु, पदार्थ या जीव कुछ भी, उन्हें सजीव कहेंगे। ठीक है, और दूसरा है हमारा निर्जीव। निर्जीव क्या होते हैं? वे पदार्थ या वस्तु जिनमें गति, श्वसन, वृद्धि आदि गुण नहीं पाए जाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। जिनमें वस्तु या ऐसा पदार्थ जिनमें गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो एक जगह पर ही स्थिर रहेंगे। श्वसन, श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं करेंगे तो उनमें फेफड़े व श्वसनिकाएं, श्वसन अंग बिल्कुल अनुपस्थित होंगे। ठीक है, उनमें श्वसन के लिए कोई वर्चस्व ही नहीं होगा, वे श्वसन भी नहीं करेंगे। ठीक है, श्वसन, वृद्धि, वृद्धि भी नहीं करेंगे। उनकी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी, बिल्कुल न तो बढ़ेगी न घटेगी। ठीक है, आदि गुण नहीं पाए जाते हैं। श्वसन, ये गुण है वो उसमें नहीं पाए जाएं, वो होंगे निर्जीव। ठीक है, तो सजीव कौन कौन से होंगे? सजीव के उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कुत्ता, कुत्ता गति करता है। ठीक है, कुत्ता गति भी करता है, सांस भी लेता है, वृद्धि भी करता है। ठीक है, तीनों काम करता है तो सजीव है। मनुष्य, मनुष्य हम गति भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। ठीक है, सभी कार्य करते हैं, इसलिए मनुष्य भी। और एक और ले लेते हैं हम, गधा। गधा भी सभी अनुक्रिया क्रियाएं करता है, वो श्वसन भी करता है, गति भी करता है। ठीक है, और निर्जीव, निर्जीव में हम उदाहरण देखते हैं तो क्या है उदाहरण निर्जीव के? ठीक है, बस, बस
अब कई बोलेंगे सर बस तो गति करती है, ठीक है, वो अपने अनुसार थोड़ी गति करती है, उसे हम बैठकर बस चलाएंगे तभी तो वो गति करेगी, ठीक है, वो अपने आप ही थोड़ी करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि उसमें ड्राइवर वाइवर कोई नहीं है, वो बस चल रही है अपने आप ही चल रही है, वहां से वहां गई वहां से वहां गई, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस भी निर्जीव का उदाहरण है, गति करती है लेकिन उसे गति कराते हैं तब करती है। ऐसे तो ये पेन है, ये पेन हम इसको भगाएंगे तो ये थोड़ा सा गति करेगा, ठीक है, लेकिन इस पर हम बल लगा रहे हैं क्योंकि हम सजीव हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, तो ठीक है, ये सजीव नहीं होंगी, ठीक है, सजीव होंगी जो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकती है, अपने मन चाहे तो वहां जा सकती है, मन चाहे तो नहीं जा सकती, कैसे भी गति कर सकती है, वो होती है सजीव। और जो चाहे कुछ भी करे लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती किसी के सपोर्ट के बिना, ठीक है, तो वो निर्जीव होंगी, ठीक है। बस हो गई टेबल, और कुर्सी, ठीक है। ये एक बेसिक सा टॉपिक हो चुका है हमारा सजीव और निर्जीव के बारे में। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए कि कोई भी अगर हमसे अचानक कोई भी पूछ ले तो हमें ये आना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों पर ही आधारित है ये पूरा जैव प्रक्रम, पूरा पाठ सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में ही पढ़ेंगे हम। सजीवों में कैसे श्वसन होता है, कैसे क्या होता है, पाचन क्रिया कैसे होती है, जैसे भोजन कहाँ से कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है, कहाँ पे पाचन होता है, क्या क्या शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको शरीर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी इसमें। तो वीडियो को इस बात पर लाइक कर देना, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा जैव प्रक्रम। अब आ चुके हैं हम पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम को हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। पाठ का चैप्टर का नेम तो रख दिया हमने, हमारा चैप्टर का नेम है जैव प्रक्रम, ठीक है, चैप्टर का नेम जैव प्रक्रम है। अब जैव प्रक्रम रखा तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ही पाठ का मतलब समझेंगे, बेसिक से मतलब समझते चलेंगे, फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। वे सभी जैविक क्रियाएं जो जीव में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम या अनुरक्षण कहलाती हैं, ठीक है। जीव में जैविक क्रियाएं जो अपने जीवन को, जैसे कि कोई जीव है उसमें जो भी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे सांस लेना, चलना, दौड़ना और खाना खाना, पानी पीना, ये जैविक क्रियाएं होती हैं। इन जैविक क्रियाओं को वह सुचारू रूप से करता रहता है, ठीक है। जीवित रहने के लिए उसको ये जैविक क्रियाएं करनी ही होंगी। अगर ये इन जैविक क्रियाओं में से किसी भी जैविक क्रिया को नहीं करेंगे तो वे अपने जीवन का अंत देख लेंगे, ठीक है, उनके जीवन का अंत हो जाएगा। अगर किसी भी जैविक क्रिया को वो नहीं करेंगे तो उनके जीवन का अंत हो जाएंगे। ऐसी क्रियाओं को करना उसके लिए आवश्यक है। उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अनुरक्षण या प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का होता है खुद की रक्षा करने के लिए जो कार्य आवश्यक हो उसे ही अनुरक्षण कहते हैं, ठीक है। जीव के प्रक्रम के लिए आवश्यक अनुरक्षण, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो जीव को अपने अनुरक्षण या अपने जीवन को बचाने के लिए करना आवश्यक है, ठीक, कौन कौन से कार्य हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, दिल का धड़कना आवश्यक कार्य है, ठीक है। अगर दिल का धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, जीव की मृत्यु, जीव समाप्त हो जाएगा। तो जीव का दिल धड़कना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। दूसरा है बच्चों का होना, ठीक है। जैसे बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी जीव है उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो सजीव है। अगर वह संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो उसकी पीढ़ी आगे खत्म हो जाएगी। आगे बच्चे कैसे होंगे, ठीक है, तो बच्चे नहीं होंगे तो उसकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी और वे ही आगे बढ़ सकती हैं, वे ही पीढ़ी आगे बढ़ सकती है जिनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो बच्चे होना भी एक जैविक प्रक्रम है, ठीक है, ये होना आवश्यक है, वरना जीव जो बच्चे होंगे उनका जीव समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा महसूस होना। जैसे कि संवेदी अंग भी होने चाहिए, जैसे कि हमें कोई भी टच करता है तो हमें महसूस हो जाता है कि किसी ने हमें टच किया है। अगर हमें महसूस ही नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमें कोई अगर ऐसे पेन फेंक के मारे तो हमें पता लग जाता है किसने कुछ ना कुछ फेंक के मारा है, ठीक है। तो संवेदी अंग का होना भी आवश्यक है, इससे ही हम अपने आगे का जीवन वर्चस्व बना सकते हैं। अगर संवेदी अंग नहीं होंगे तो कोई भी हमें, जैसे यहाँ पे किसी ने चाकू लगा दिया और हमें पता ही नहीं चलेगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा, ठीक है, ब्लड निकल जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है।
तो हमें पता लगना चाहिए, कोई हमें टच करे या कुछ भी काटे या कुछ भी मारे तो हमें पता लगना चाहिए कि किसने कुछ ना कुछ किया है, जिससे हम उसको देख सके कि यह कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा करने के लिए भी महसूस होना भी आवश्यक है। पोषण, ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त प्रदान करने के लिए पोषण, खाना खाना आवश्यक है। खाना खाने से पोषण जो ऊर्जा मिलती है शरीर को, तभी शरीर आगे जाता है। एक दिन आप खुद देख लेना कि एक दिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में कमजोरी से हो जाएगी। अगर 2 दिन नहीं खाओगे थोड़ी ज़्यादा कमजोरी होगी, 3, 4, 5 ऐसे 10-15 दिन तक अगर खाना नहीं खाओगे तो शरीर समाप्त होने की कगार पर धीरे धीरे आ जाता है। ठीक, क्योंकि उसके जो अंग हैं उनको चलने के लिए प्राप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है। ठीक है, जैसे गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं, इनमें ऊर्जा का काम क्या करता है? ऊर्जा का काम करता है पेट्रोल या डीजल। ठीक है, वो डालेंगे तभी वो चल पाती है, अगर वो नहीं डालेंगे तो वो एक जगह रुक जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, कोई काम की नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार हमारे शरीर में जब तक भोजन चलता रहेगा, भोजन ऊर्जा रहेगी, तब तक शरीर काम करता रहेगा। जब ऊर्जा की या भोजन की कमी हो जाएगी तो शरीर रुक जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा। ठीक है, पसीने का निकलना, पसीना भी निकलना, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो आदान प्रदान की क्रिया होती है, ठीक है, जैसे भोजन को खाते हैं, भोजन को खाने के लिए उसे में पानी भी पीना पड़ता है हमको। ठीक है, पानी भी एक आवश्यक है, जैव प्रक्रम है। ठीक है अगर पानी नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। जैसे सांस नहीं लेंगे, श्वसन नहीं करेंगे तो भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पसीने का निकलना भी आवश्यक, क्योंकि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी आवश्यक कण है या फिर जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। अगर नहीं होगी तो धीरे धीरे गंदगी जमा होती जाएगी, और गंदगी जमा होती है वहां पर सर्वनाश तो संभव है। ठीक है, श्वसन करना भी आवश्यक है। श्वसन के बिना अगर आप देखें, आप 1 मिनट तक जैसे सांस को रोक के रखेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे स्वयं ही कि आपका जीव घुटने लग जाता है। ठीक है, अगर श्वसन नहीं करेंगे तो हमें हमारे शरीर को जो चलने के लिए या फिर बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए शक्ति नहीं मिल पाती है। श्वसन भी एक जैव प्रक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर व्यक्ति श्वसन नहीं लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो ज़्यादा देर तक श्वसन, जैसे कि ज़्यादा देर तक श्वसन किए बिना रह सकते हैं, जैसे कि 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा से लास्ट बस। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति श्वसन नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता, इसलिए श्वसन होना आवश्यक है। श्वसन करना भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, जैव प्रक्रम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है श्वसन के अलावा है वृद्धि करना। जैसे कि बच्चे होते हैं वो छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे पोषण मिलता है, उनको श्वसन मिलता है, पानी, जल, खनिज, लवण, पोषक तत्व, ये सब मिलकर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी क्रियाओं को स्वयं करता है। ठीक है, समझ जाता है, सब कुछ समझने लग जाता है। ठीक है, वो इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि उसमें आवश्यक है। अगर उसमें वृद्धि नहीं होगी तो फिर आगे जैव प्रक्रम की क्रिया हो ही नहीं सकती। जैसे कि हर जो भी जीव होता है वो होता है, जब पैदा होता है तब वो छोटे साइज का होता है। ठीक है, उसमें वृद्धि होना आवश्यक है। अगर वृद्धि नहीं होगी तो वो ऐसे ही रह जाएंगे, फिर कैसे हो सकता है, यही प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसे चल ही नहीं सकता। उसका जीवन का जो अंत है वो हो जाएगा। वृद्धि होना भी जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वृद्धि होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है मल त्यागना भी आवश्यक है। जैसे कि हम कोई पोषक तत्व या फिर कुछ खाना वाना खाते हैं। ठीक है, खाना वाना खाने के बाद जो हमारा शरीर है जो भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, जैसे खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि को ऑब्जर्व कर लेता है। जो मल होता है, जो कि अवांछनीय पदार्थ होता है, जो कि उनमें से पोषक तत्वों को तो निकाल लिया जाता है, और जो बचता है कचरा उसको मल के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। अगर मल त्यागना भी एक जैविक प्रक्रम है। ठीक है, अगर ये बंद हो जाएगा तो शरीर में ही मल इकट्ठा होता जाएगा और कुछ दिनों बाद जीव की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए मल का त्याग भी सुचारू रूप से करना आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लेसन है जैव प्रक्रम। आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा पोषण। ठीक है,
पोषण, पोषण क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन इसे कहते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम। पोषण, ऐसे मानो कि पोषण एक जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्या होते हैं, जो जीव को अपने जीवन को संभव रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। पोषण भी उनमें से एक जैव प्रक्रम है, बहुत ही आवश्यक, जो अगर जीव के लिए नहीं होगा तो जीव जीवित नहीं रह सकता। तो क्या है पोषण, देखते हैं इधर। देखिए क्या होता है पोषण, स्वस्थ और विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। हमें पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। पोषण क्या होता है, जो शरीर है उसको स्वस्थ और विकास के लिए, शरीर स्वस्थ रहे इसलिए और उसका विकास निरंतर रूप से होता रहे, इसके लिए उससे जो भी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है। आवश्यक तत्व उसे मिलते रहें, जो आवश्यक तत्वों का वो विघटन करता रहे या उसको मिलते रहें पोषक तत्व, उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है। और पोषण कैसे मिलता है, पोषण उसको मिलता है पोषक तत्वों से, ठीक है। और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों से पोषण मिलता है शरीर को, ठीक है। और पोषण पोषक तत्वों से मिलता है, ठीक है। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व हैं, ये देखिए। पोषक तत्व है, यह क्या होता है, ठीक है, यह भोजन का एक घटक है, ठीक है। भोजन का एक घटक है जो भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में लिए जाते हैं। भोजन का घटक अर्थात इन्हें भोजन के रूप में किया जाता है। अब ये किन किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। यह भोजन का एक घटक है, वह पोषक का स्रोत है, ठीक है, पोषक का स्रोत है। ये पोषक इसको भोजन के द्वारा ही मिलते हैं। उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल आदि, ये भोजन के द्वारा मिलते हैं। जल तो हम अलग पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज, लवण है, ये खाद्य पदार्थ में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ऐसा थोड़ी हम उसे डायरेक्ट पोषक तत्व देते हैं। हम उसे ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिनमें जिसकी इसके पोषक तत्व की कमी हुई है वो पोषक तत्व उसमें अधिक मात्रा में हो, ठीक है। जैसे वसा की, किसी में वसा की कमी हो गई, ठीक है, तो वसा की कमी हो गई तो वसा की कमी से हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, ठीक है। जो शरीर की हड्डियां हैं उनकी चिकनाई कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, उसको घी वगैरह आदि ज़्यादा खिलाए जाते हैं, खनिज, लवण आदि। जल की कमी हो जाती है, जल पी सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों को खिलाया जाता है, ठीक है। अगला है, देखते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति मिलती है। जैसे कोई काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हम कोई काम करेंगे तो हमें यार शरीर में कमजोरी नहीं आए, या काम हम फटाफट से कर सके, हमें थकान महसूस नहीं हो, इसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। ऊर्जा के लिए कौन कौन से पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और जो शरीर की बनावट है वृद्धि के लिए, और शरीर कितना चौड़ा है, हट्टा कट्टा इंसान, ऐसे इसके लिए कौन किसकी जरूरत होती है, जो शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व। तो शरीर को बनाने के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे आगे। और नोट में एक चीज बहुत ही जरूरी, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की नियमित रूप से आवश्यकता होती है। उसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रह सकता है जो प्रचुर मात्रा में नियमित रूप से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। वो ऐसी चीजें खाए, मतलब सभी प्रकार की चीजें खाए, उसको सभी प्रकार के पोषक तत्व नियमित रूप से मिलते रहें, उस व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ रहेगा। और अगर उसमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, या फिर उसे किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती है, डेंगू हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, ऐसे रोग हो जाते हैं। तो उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। फिर टैबलेट्स और
उनके खाने में उस पोषक तत्व की वृद्धि को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उसे ऐसा खाना दिया जाता है जिसके उसको जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है उसके शरीर में, उसे वैसा ही पोषक तत्व मिले। ऐसे ही खाद्य पदार्थ को उसके जो फूड है, उस फूड चेन है उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पोषण। पढ़ लिया हमने, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया। अब पोषण, ठीक है, कुछ तो ऐसे जीव हैं या पौधे या वगैरह जो खुद ही पोषण करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे भोजन बनाकर देते हैं फिर पोषण करते हैं, ठीक है, फिर उन्हें खाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो खुद बना लिया और खुद खा लिया, ठीक है। ऐसे ही दो प्रकार के हैं पोषण के प्रकार दो हैं, ठीक है। उनको अगले पेज पर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया, तो पढ़ते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पोषण के प्रकार भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। ऐसे पौधे या जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसे पौधे या जीव जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे जीव या पौधे जीवों के बारे में होगी तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पोषक को स्वपोषी पोषण कहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार के पोषण को क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और ऐसा पोषण है जो स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जीव या पौधे बाहर से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से कार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार के जो जीव या पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कच्ची सामग्री है वो बाहर से लेते हैं। जैसे कि अपना भोजन हम खुद स्वयं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कच्ची सामग्री तो बाहर से लेते हैं। जैसे गेहूं कहाँ से ले लिया, तो हम विषमपोषी है। मनुष्य क्या है, विषमपोषी है। क्यों है विषमपोषी, आप तो कहेंगे कि हम अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, बनाते खाते हैं, लेकिन जो हमें भोजन मिल रहा है, भोजन किसी और वस्तु से मिल रहा है। जैसे कि गेहूं हम स्वयं थोड़ी बनाते हैं, गेहूं तो पौधे के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, पौधे में तो उगते हैं, पौधे से हमें गेहूं प्राप्त होते हैं, फिर कहीं से हल्दी मिर्च नमक जीरा वह बनाकर फिर हम तो सिर्फ बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है, लेकिन जो भोजन का मेन उत्पादन करते हैं वो होते हैं पौधे, ठीक है। तो हम विषमपोषी हैं, हम स्वयं नहीं बना रहे, हम दूसरों के बनाए हुए को लेके और फिर खा रहे हैं, सिर्फ पका रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम विषमपोषी होते हैं, ठीक है। जो कच्ची सामग्री प्राप्त कर रहे हैं हम केवल, और कच्ची सामग्री प्राप्त करके उसे पकाकर तब खा रहे हैं। तो ऐसे स्वपोषी होते हैं जो कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, ठीक है। जो स्वपोषी पोषण है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाया जाता है। जैसे पौधे हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, ठीक है, उन्हें कोई और बना के नहीं देता है। तो कैसे बनाते हैं, जो CO2 गैस है उसकी सहायता से और जल दोनों मिलाकर जो सूर्य की उपस्थिति में वो हरित लवक बना लेते हैं, जिससे C6H12 और O6 बना लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको ले लिए एक, तो फिर हम जल डालते हैं, पौधे में पानी देते हैं, तभी तो वृद्धि करता है, ठीक है। और उसको जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई प्रकृति से, उसको जल मिल गया, ठीक है। और सूर्य की उपस्थिति में तो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो सूर्य की उपस्थिति में उसको प्रकाश भी मिल गया, ठीक है, तीनों चीज मिल गई, तो उसने तीनों चीजों को मिलाकर क्या बना लिया, ग्लूकोज C6H12O6 बना लिया, ठीक है। तो CO2 के यहाँ पर 6 मोल और जल के भी 6 मोल ले लेंगे, तो यहाँ पर दो बनाएंगे, ठीक है। जो ग्लूकोज बना लेगा और O2 निकल जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और जल बन जाएगा, ठीक है। तो जल को तो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन गैस को बाहर वातावरण में छोड़ देगा, ठीक है।
और अगला है हमारा यहाँ पर कार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, कार्बनिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है या कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पोषक तत्व जैसे इनमें ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, दोनों चीज उपस्थित होंगी तो कार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। और अगर दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से एक भी चीज अनुपस्थित हुई, या तो कार्बन अनुपस्थित हुआ, हाइड्रोजन हुआ, या हाइड्रोजन उपस्थित हुआ या कार्बन हुआ, तो वो अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। देखिए, कार्बनिक पोषक तत्व जिनमें सी कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होंगे वो कार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, दोनों में कौन कौन से उपस्थित होंगे तो इनके उदाहरण है, कार्बनिक पोषक तत्वों के उदाहरण देख लीजिए। HCl, इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित है और कैल्शियम भी उपस्थित है। जो क्लोरीन है, कार्बन है, वो भी उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है और कार्बन भी उपस्थित है। CH3 में कार्बन भी उपस्थित है और हाइड्रोजन भी उपस्थित है। और C2H2OH, ठीक है, इसमें भी कार्बन भी उपस्थित है और हाइड्रोजन भी उपस्थित है। तो ये कौन से हुए कार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, और अगला है हमारा अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, तो अकार्बनिक पोषक तत्वों में इनमें या तो C की कमी हो या H की कमी हो, दोनों में से एक भी कमी तो अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनमें C या H दोनों में से एक की कमी हो, दोनों कमी हो, वो अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। इनके उदाहरण है, देखिए NH3, इसमें हाइड्रोजन तो उपस्थित है लेकिन जो कार्बन है वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, CO2, इसमें कार्बन उपस्थित है लेकिन हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। H2, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है लेकिन कार्बन उपस्थित नहीं है। NaCl, इसमें क्लोरीन C, जो कार्बन उपस्थित है लेकिन हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक भी अनुपस्थित हुआ तो अकार्बनिक, और जिनमें दोनों उपस्थित है वो कार्बनिक कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब क्लासेस तो रेगुलर चल नहीं रही होगी, कोरोना से डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए औरों को भी फायदा मिले, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई है वो फादर अपने बच्चों को चाहता है फर्जी, तो फिर उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब कोरोना के कारण क्लास से डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए हम पूरा कोर्स करवाएंगे, पूरी पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल डरिएगा मत, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाने यार, तुम आप पूरी वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ठीक है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने का, और भी आपको डिटेल से पढ़ाने का। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दो तो मुझे बोलना, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम चैप्टर एक बहुत ही इजी चैप्टर है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हम इसे आधा से ज़्यादा तो इसे हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में, इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया, स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमारा विषमपोषी पोषण, इसके बारे में अगले पेज पर पढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा विषमपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ लिया हमने। सेकंड नंबर पे हमारा विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। पशु, कवक व बहुत सारे प्रोकैरियोटिक अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसका मतलब होता है जीव, जैसे कि भैंस, बकरी, गाय, ये प्रोकैरियोटिक अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। ये बाहर से भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ये चाहते हैं कि दूसरे जीव ही इनको भोजन दे। ठीक है, ये स्वयं भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता बिल्ली को खाता है, कुत्ता है बिल्ली पर ही आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे कि कुत्ता रहता है कि कोई हमें रोटी डाल दे, तो इस प्रकार दूसरे जीवों पर ही आश्रित रहते हैं, खुद भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार दूसरे जीवों पर आश्रित हैं। ये बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, इन्हें भोजन बना या चाहिए, और बने बनाए हुए भोजन को ये ग्रहण करते हैं। ऐसा पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो ऐसे जीव ऐसा पोषण करते हैं वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं, और ऐसा पोषण है वो विषमपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण है कवक, पक्षी, पशु और मानव। जो कवक हैं वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे चीजों से भोजन करते हैं। पक्षी भी दूसरी चीजों से, पशु भी, मानव भी। ठीक है, और जो स्वपोषी पोषण उसमें हमने उदाहरण नहीं लिखा था, उसमें उदाहरण लिख लेना। पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी हैं। और जो मनुष्य है, कवक है, पक्षी है, पशु है, ये क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पौधों में जो स्वपोषी होते हैं पौधे,
ये कैसे भोजन बनाते हैं, इनको भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को, इस वीडियो है जो इस क्लास है, इसको लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमने क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उनको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि अपने क्लासमेट्स को तो अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो है, ये SKS क्लासेस बांध के उसका फ़ायदा उठा सके, वो भी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है।